बाद में लिख लीजिएगा जिनका नहीं हुआ है, ठीक है। और फ़ोन भी साइलेंट कर लीजिएगा, डिस्टरबेंस आ जाती है बीच बीच में तो अच्छा नहीं लगता है। हम लोग जो है सैलरी वाले चैप्टर में ग्रेच्युटी तक कर लिए थे, पेंशन भी कर लिए है ना। एक पार्ट अभी और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लीव सैलरी इनकैशमेंट का। सिंपल एरिया है और ग्रेच्युटी में प्रोविज़न थोड़े तोड़ तोड़ कर हैं, 5-6 पॉइंट तक पहुंच जाता है। इसमें इतना बड़ा एरिया भी नहीं मिलेगा, ठीक है। बेसिक 3-4 पॉइंट्स हैं, हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लीव सैलरी का मतलब क्या होता है, एकदम सिंपल सेंस में, ठीक है। बहुत तामझाम करने का जरूरत नहीं है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। एक सिंपल सी बात आपको बोल रहे हैं, अपने मन में कैलकुलेशन कर लीजिएगा और सोच लीजिएगा। जैसे आप कहीं पे एज एन एम्प्लॉय अपॉइंट हुए जॉब करने का, ठीक है। आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट रखा गया कि साल में आपको 1 महीने की छुट्टी मिलेगी, लेकिन वो छुट्टी जो आपको मिलेगी वो विथ पे होगी। विथ पे का मतलब समझ रहे हैं ना, आप छुट्टी ले लिए, पैसे नहीं कटेंगे, आपको पूरा पैसा मिलेगा। जैसे साल में आप काम किए 11 महीना, लेकिन आपको पैसा मिलेगा कितना, 12 महीने का, क्योंकि जो 1 महीना तुम छुट्टी लिए उसका पैसा आपका कटेगा नहीं। सिंपल बात है। अब मान लो कोई ऐसा पर्सन हो, सपोज करो मेरे जैसा, तबीयत खराब है फिर भी आ गया उठ के पढ़ाने, देखो लीव सैलरी इनकैशमेंट, मन नहीं है फिर भी बोल बोल के ज़बरदस्ती पढ़ा रहा है। होता है ऐसा कभी कभी, टीचर लोग का भी तो होता है ना, कभी मन नहीं करता पढ़ाने का। लेकिन ज़्यादातर देखोगे ना, जो बहुत टीचर मतलब मैक्सिमम, वो लोग का तबीयत भी खराब रहेगा ना उन लोगों का, तो भी वो आएंगे पढ़ाने, बिना पढ़ाए रहा ही नहीं जाता है। भले ही थोड़ा डल होके पढ़ा दें, समझे, लेकिन वो पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा, उसको बिना पढ़ाए रहा ही नहीं जाता। ये अलग लेवल का नशा है, समझे। आपको जैसे ऐसा लगेगा मैंने कैसा है पढ़ाना पढ़ना, लेकिन ये रियलिटी है। अब 10 टीचर से बात की, तबीयत खराब रहेगा घर से निकल जाएगा, उनको अपना सर्विस देना है। अभी जैसे मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, उसको बोला गया है कि 1 महीना तुम छुट्टी ले सकते हो साल में, लेकिन वो छुट्टी नहीं लिया, पूरा साल काम किया। मतलब कितना काम किया, 12 महीना में 12 महीने। उसको पैसा कितना मिलना चाहिए, कितने महीने का पैसा मिलना चाहिए? तो कोई फायदा हुआ? फायदा कहाँ हुआ? कोई एक पर्सन है, मान लो तुम्हारा दोस्त, वो 11 महीना काम कर रहा है और सैलरी उठा रहा है कितने महीने का, 12 महीने का, और तुम बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो और 12 महीना पूरा काम किए और फिर भी तुम सैलरी ले रहे हो कितने का, 12 महीने का। तो चालाक वो है या तुम हो? ये डेडिकेशन दिखाने से कोई फायदा हुआ? नहीं। तो ऐसा डेडिकेशन कोई दिखाना चाहेगा? नहीं। तो हम जो डेडिकेशन दिखा रहे हैं, तुम लोग अपना फीस क्लियर कर देना। खैर देखिए, जब कोई आदमी 11 महीना काम करके 12 महीने का पैसा उठा रहा है तो सही है ना भाई। अभी कोई आदमी ज्यादा डेडिकेटेड है, उसको छुट्टी लेने में दिलचस्पी नहीं है, ठीक है, वो 12 महीना काम कर रहा है और उसको अगर 12 महीने का पैसा मिले तो ये सही है क्या? नहीं। वो 1 महीना वो भी काम किया है जिस महीने का उसको पैसा मिलता बिना काम किए हुए, तो कंपनी उसके साथ में ये गलत नहीं करेगी। कंपनी क्या करेगी पता है? अगर वो 12 महीना काम किया है, जो कि छुट्टी का समय था उसका 1 महीने का, उस महीने का पैसा अलग से उसको मिलेगा। क्यों? आपने छुट्टी के समय भी आकर काम किया है, आपका राइट था, आप ले सकते थे, लेकिन आपने लिया नहीं, उस समय भी आके आपने काम किया, तो आपको उसका अलग से एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। समझ रहे मेरी बात? आप चाहे तो तुरंत ले लें, और अगर मान लीजिए आप तुरंत नहीं लिए तो आपके नाम से वो पैसा क्या होगा, जमा हो। समझ रहे मेरी बात? अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे तुम्हारी कंपनी ने कहा तुमको साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी 1 महीने की, लेकिन तुम उस पूरे साल में सिर्फ 20 दिन का छुट्टी लिए, अपना 10 दिन छुट्टी नहीं लिए, मतलब वो 10 दिन तुम एक्स्ट्रा काम किए, तो वो 10 दिन का पैसा तुम्हारा ऐड हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? और अगर आप चाहें तो तुरंत वो पैसा ले सकते हैं, और अगर आप तुरंत नहीं ले रहे हैं तो तुम्हारा हर साल का ऐसे ही काउंटिंग चलेगा, और वो एक्स्ट्रा पैसा जिस छुट्टी में भी आपने काम किया है वो क्या होगा, ऐड होता चला जाएगा।
जैसे मान लो पहले साल तुम एक दिन भी छुट्टी नहीं लिए तो तुम्हारा 30 दिन का एक्स्ट्रा पैसा ऐड हो जाएगा फंड में। दूसरे साल तुम्हारा 30 दिन का छुट्टी बनता है, तुम 20 दिन ही लिए, 10 दिन नहीं लिए, तो वो 10 दिन का एक्स्ट्रा पैसा तुम्हारे नाम से फंड में ऐड हो जाएगा। तीसरे साल तुम 15 दिन छुट्टी लिए, 15 दिन नहीं लिए, तो वो 15 दिन जो तुमने अपने छुट्टी के समय भी काम किया है उस 15 दिन का पैसा क्या होगा, उस फंड में ऐड हो जाएगा। देखो मैं तीसरी बार बोल रहा हूं, तुम चाहो तो पैसा तुरंत ले सकते हो, और अगर तुम तुरंत नहीं लिए तो वो तुम्हारा पैसा हर साल का क्या होता रहेगा, ऐड होता रहेगा। आप सर्विस टाइम में काम किए हो 25 साल, 30 साल, 35 साल किए, तो उस 30 साल के बाद जब आपका रिटायरमेंट होगा, ये पैसा अलग से फंड में जमा हो रहा है। किस नाम से, कि आपके छुट्टी का पैसा है, आपने छुट्टी में भी काम किया है, ये फंड अलग से बनेगा। और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, चूंकि आपने सर्विस पीरियड में नहीं लिया, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो पैसा आपको दे दिया। समझ रहे हैं? इसको हम लोग टैक्स की भाषा में क्या नाम दे रहे हैं, लीव सैलरी इनकैशमेंट। क्लियर है? और फिर ये भी बोलने की जरूरत नहीं है पैसे कहाँ से आपको मिल रहे हैं, कंपनी से, बॉस से, डिपार्टमेंट से, जहां आप जॉब करते हो, तो ये किस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में, क्योंकि यहाँ पर आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं क्या इसका टैक्स ट्रीटमेंट में, कि ये जो पैसा तुम उठाए इसकी ट्रीटमेंट इनकम टैक्स वाले किस तरीके से करेंगे। क्या आप अपना रिटर्न फाइल करोगे तो लीव सैलरी इनकैशमेंट का ट्रीटमेंट किस तरीके से दिखाओगे, कितने पार्ट के ऊपर टैक्स लगेगा, कितना पार्ट छूट होगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा, लीव सैलरी इनकैशमेंट को 2 पार्ट में बांटते हैं टैक्स ट्रीटमेंट के लिए। पहला पार्ट इधर लिखे हैं क्या, रिसीव ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस, जो मैं बार बार बोल रहा था कि तुम चाहो तो तुरंत ले सकते हो। तो अगर आप सर्विस पीरियड में ले रहे हो पैसा, काम कर रहे हो उसी समय उठा ले रहे हो कि मेरा छुट्टी का पैसा जो हमने एक्स्ट्रा काम किया मेरे को दे दो, तो उसके लिए टैक्स ट्रीटमेंट क्या बोलता है, फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय वेदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मतलब आप वो पैसा उठाए तो पूरे अमाउंट के ऊपर चार्जेबिलिटी होगी, कैलकुलेशन पूरे अमाउंट पे होगा। क्लियर है? एक लाइन का है तो इस पर कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन बनता नहीं है, तो जो बड़ा सा सम्स रहेगा उसमें ये वाला लाइन दे सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है? दूसरा पार्ट देखिए, यहां थोड़ा आपको कैलकुलेशन दिखेगा। दूसरे पार्ट में लिखा है रिसीव आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। आपका जॉब खत्म हो गया, आप रिटायर हो गए, ओवर हो गया काम, अब आपको ये पूरा पैसा मिल रहा है जो फंड आपका बना है। ठीक है? तो उसमें आप देख रहे हो फर्स्ट वाला पार्ट जो इधर आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस में फिर 2 पार्ट हो गया। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट बनाओ किसके लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और इसके लिए टैक्स ट्रीटमेंट क्या बोल रहा है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड। मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लीव सैलरी भी पूरा का पूरा क्या है, छूट है। आप पेंशन में पढ़े थे, कमिटेड पेंशन छूट था। ग्रेचुटी आफ्टर रिटायरमेंट गवर्नमेंट के लिए छूट है, और लीव सैलरी भी आफ्टर रिटायरमेंट अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय उठा रहा है तो उसके लिए पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड। दिख रहा है? अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 AA क्लॉज रोमन 1 मेंशन किया हुआ, ये बात समझ रहे हैं। अब आप एक बात समझिएगा यहाँ पे, अगर मान लो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आपको पता है कि आपके नाम से लीव सैलरी भी जमा हो रहा है, बहुत सारी छुट्टियों में भी आपने काम किए हैं, और आपका अगर टैक्स प्लानिंग बहुत स्ट्रांग है, तो तुम क्या करोगे, सर्विस पीरियड में वो पैसा नहीं उठाओगे। कोई समझ रहा है मेरी बात? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्स प्लानिंग। फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ाया गया था बेसिक कॉन्सेप्ट, तो उसमें कुछ डेफिनेशन थे, उसमें ये डेफिनेशन भी था, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग। तो टैक्स मैनेजमेंट या टैक्स प्लानिंग क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, पूरे सिस्टम को समझ रहे हो और सिस्टम को फॉलो करके आप कोशिश कर रहे हो कि मेरा टैक्स कम से कम लगे या हमको कम से कम टैक्स देना पड़े। ये हमारा टैक्स मैनेजमेंट है। समझ रहे हैं? कल आपका गवर्नमेंट जॉब हो गया, आपको पता है लीव सैलरी का पैसा जमा हो रहा है, आपके पास हो रहा है ना, तो आपको अगर जरूरत नहीं है तो उस पैसे को अभी मत निकालिए, रिटायरमेंट के बाद निकालिए। आपको एक लमसम अमाउंट भी मिलेगा और प्लस उसके ऊपर आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, अगर यही रूल कंटिन्यू रहा तो। डिस्क्लेमर देना पड़ेगा ना नहीं तो क्या करेगा उस समय, 30 साल के बाद मेरा वीडियो खोज के निकालेगा कोई और फिर नीचे कमेंट मारेगा,
अभी जिंदा है कि नहीं? मिलना था आपसे। है कि नहीं? तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और रिटायरमेंट के बाद ले रहा है तो उसकी टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट क्या बोलता है कि रिटायरमेंट के बाद ही पैसा लो, उसके ऊपर आपकी चार्जेबिलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर तुम अपना सर्विस पीरियड में उठा ले रहे हो तो तुम्हारा भी वो अमाउंट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। ठीक है, तो अभी हम लोग एग्जाम के लिए क्या याद रखेंगे कि लीव सैलरी आफ्टर रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पूरा निल। ठीक है, अदर एम्प्लॉय का देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को छोड़कर, तो अदर एम्प्लॉय में लिखा है मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 AA क्लॉज रोमन 2। ठीक है, और जब ये वर्ड आता है मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग तो आप जान जाते हो 3-4 आइटम रहेगा, उसमें से हमारा जो सबसे कम अमाउंट रहेगा उतने का छूट हमको मिलेगा। तो यहाँ पर 4 पॉइंट लिखा हुआ है। लास्ट डे हम लोग ग्रेजुएटी वाला किए थे, उसमें 3 पॉइंट्स था ना। 4 पॉइंट इसमें क्या क्या है? पहला, एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव, ये तो सम्स में बताएगा कितना लीव सैलरी उसको मिला है एक बार में। दूसरा एक स्टेटूटरी अमाउंट है, ये वर्ड कई बार मैंने कहा है, स्टेटूटरी वर्ड जहां भी रहेगा आप समझ जाइएगा ये टैक्स के अंदर एक फिक्स अमाउंट है। कितने का? 3 लाख का। और ये फिक्स अमाउंट क्या इंडिकेट करता है? ये फिक्स अमाउंट इंडिकेट करता है कि एनी हाउ आपको 3 लाख से ज्यादा का छूट नहीं मिल सकता। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्ट हो गया कितना रुपया? 3 लाख। ये आपको हर सम्स में यही लिख देना है। तीसरा पॉइंट हमने लिखा है 10 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। ठीक है, मतलब 10 महीने का एवरेज सैलरी हम लोगों को लेना होगा तीसरे वाले पॉइंट में। और चौथा पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, इसकी लैंग्वेज होती है बड़ी सी, मैंने अर्थमेटिकली लिख दिया है डायरेक्ट, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में सुविधा हो। डी नंबर पॉइंट में लिखा 1, ये 1 इंडिकेट करता है 1 मंथ। ठीक है, क्योंकि आपका बॉस एज पर रूल आपको 1 महीने की छूट दे सकता है, 1 महीने का लीव, 1 महीने की छुट्टी आपको दे सकता है एज पर रूल। अब जैसे तुम्हारा बॉस बहुत दिलदार है, तुम्हारा जॉब अपॉइंटमेंट हुआ, वो बोला हम तुमको साल में 3 महीने का छुट्टी देंगे, अलग बात है, समझ रहे हैं। कोई बोला हम 1.5 महीने का देंगे, 2 महीने का देंगे, वो सम्स में रहेगा, अलग बात है। लेकिन हम लोग एज पर रूल कितना बेनिफिट ले सकते हैं? 1 महीने का। इससे ये जो 1 है ये इंडिकेट कर रहा है 30 डेज, 1 महीना। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा है 1 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, जितना साल आपने काम किया। अब जैसे कोई पर्सन 28 ईयर्स काम करके रिटायर हुआ तो 1-1 महीने के हिसाब से तो उसका 28 महीने का सैलरी बन गया ना, समझ रहे हैं। 1 मंथ हर साल का है और वो काम कितना साल किया? 28 ईयर्स, तो कितने महीने साल का बन जाए, कितने महीने का बन जाएगा? 28 महीने का। तो लिखा 1 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस माइनस लीव एक्चुअली टेकन इन टर्म्स ऑफ मंथ, मैंने कितना छुट्टी वो ले लिया। आप लोग ध्यान दिए थे शुरू से, मैंने कहा था कि ऐसा भी तो हो सकता है कि 30 दिन में वो 20 दिन का ले ले, किसी साल वो 30 दिन में 15 दिन का ले, किसी साल वो 10 दिन का ले, किसी साल वो पूरा महीने का भी ले सकता है, समझ रहे हैं। किसी साल 1 दिन भी नहीं लिया हो, तो कुछ तो लिया होगा 28 साल में छुट्टियां। ठीक है, तो जितना वो लीव ले चुका है वो हम लोग इसमें से क्या कर रहे हैं? माइनस लीव एक्चुअली टेकन इन टर्म्स ऑफ मंथ, और इसको पूरे ब्रैकेट में रखे हैं और लास्ट में इसमें मल्टीप्लाई किए हैं एवरेज सैलरी पर मंथ। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन करने के लिए आपको कुछ बातों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें नीचे मैंने 3 बातें लिखी हैं, इसको ध्यान रखिएगा केयरफुली। पहला लिखे हैं एवरेज सैलरी कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए लिखे हैं लास्ट 10, यहाँ पर आपको लेना है ना, दिख रहा है आपको एवरेज सैलरी पर मंथ, तो एवरेज सैलरी सम्स में अगर दे देगा तब तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट पुट कर देंगे। लेकिन अगर नहीं देगा तब तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ध्यान में क्या रखेंगे कि एवरेज सैलरी हमको लेना है इक्वल्स लास्ट 10 मंथ सैलरी इमीडिएटली फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। जो लोग लास्ट क्लास किए थे तो शायद किसी के दिमाग में आए, ये वर्ड ध्यान रखिएगा। वर्ड यहाँ क्या लिखा है मैंने? लास्ट 10 मंथ सैलरी इमीडिएटली फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। दिखा, ग्रेजुएटी वाले में भी ये लाइन था, लेकिन उसमें लिखा हुआ था लास्ट 10 मंथ सैलरी इमीडिएटली फ्रॉम द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। दोनों में फर्क है। अगर मंथ ऑफ रिटायरमेंट बोला और सपोज करो कि कोई पर्सन 21 नवंबर को रिटायर हुआ,
सुन रहे हैं? मैं ग्रेचुटी की बात कर रहा हूं, उसमें लिखा था इमीडिएटली फ्रॉम द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। तो मंथ ऑफ रिटायरमेंट अगर बोला है ना, तो उसमें अगर सपोज करो कोई पर्सन 21 नवंबर को रिटायर हुआ, तो हम लोग नवंबर वाला मंथ छोड़ देंगे और अक्टूबर से पीछे 10 महीना काउंट कर। ये होता है इमीडिएटली फ्रॉम द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, मतलब जिस मंथ में रिटायर हुआ है उस मंथ को छोड़ दीजिए, उसके पीछे वाले महीने से 10 महीना काउंट कर लीजिए। ये लाइन किस में था? ग्रेचुटी में। और यहां पर क्या बोल रहा है? इमीडिएटली फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। जैसे अगर कोई पर्सन 21 नवंबर को रिटायर हुआ है, तो हम लोग वो महीना छोड़ेंगे नहीं, हम लोग इमीडिएटली फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, मतलब 21 नवंबर को रिटायर हुआ है ना, तो मेरा काउंटिंग 20 नवंबर से ही पीछे का 10 महीना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं? आपकी कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी, 20 दिन का, 10 दिन का, ये सब भी सोचना पड़ेगा, लेकिन हम लोगों को उसी डेट से कंसिडर करना है, ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अभी कैलकुलेशन मत सोचिएगा, बस ये ध्यान रखिएगा कि हमको उसी डेट से पीछे 10 महीना सोचना है। हम लोग सम्स में जाएंगे, हम लोग वो कैलकुलेशन देख लेंगे। आपको सिर्फ याद क्या रखना है कि ग्रेचुटी के केस में वो महीना छोड़कर पीछे का 10 महीना लेना है, लीव सैलरी के केस में जिस डेट में रिटायर हुआ उसी डेट से पीछे 10 महीना काउंट करना है। क्लियर है? अब 10 महीने का सैलरी लेकर 10 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज सैलरी आ जाएगा। आधा काम हो गया हम लोगों का। और उसके बाद देखिए, यहां जो सैलरी लेना है 10 महीने, उसमें सैलरी में क्या क्या आइटम लेना है, क्योंकि सैलरी में तो आपका 1.5 पेज का आइटम है, तो इसलिए यहां पर सैलरी मीन क्या लिखा है? बेसिक वाला लेना है, प्लस डीए ब्रैकेट में लिखा फॉर्मिंग पार्ट। लास्ट डे आपको बताया गया था फॉर्मिंग पार्ट का मतलब क्या होता है कि डीए इज ए पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी, दैट मीन्स कि इसका बेनिफिट भी रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिंग पार्ट। लिखा रहेगा सम्स में। तो अगर फॉर्मिंग पार्ट है तभी हम लोग डीए भी ऐड करेंगे, फॉर्मिंग पार्ट नहीं रहेगा तो डीए ऐड नहीं करेंगे। और कभी कभी सम्स में ऐसे लिख देता है कि 40% फॉर्मिंग पार्ट है, 60% फॉर्मिंग पार्ट नहीं है। तो अगर डीए हमारा 10,000 है तो उसका 40% 4,000 निकाल के सिर्फ 4,000 ही हम लोग ऐड करेंगे, जो फॉर्मिंग पार्ट वाला एरिया रहेगा वो। क्लियर है? तो बेसिक ले लेंगे, डीए ले लेंगे, फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन लेंगे, और कमीशन किसके ऊपर लेंगे? टर्नओवर के ऊपर। लास्ट डे भी मैंने कहा था कमीशन आपका प्रॉफिट पे भी हो सकता है, प्रॉफिट पे दिया रहेगा तो नहीं लेंगे, टर्नओवर पे दिया रहेगा तो ले लेंगे। और अगर कोई बच्चा पूछा कि सर कुछ भी नहीं लिखा, खाली लिख दिया कमीशन, तो हम लोग ले लेंगे, ये मानकर कि वो टर्नओवर के ऊपर है। क्लियर? तो 3 चीज यहाँ सैलरी में ऐड करेंगे, 10 महीने की सैलरी जोड़ेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, आपको एवरेज सैलरी मिल जाएगा। एक पॉइंट और है यहाँ पे देखिएगा, 1 into कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो जब कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लिया जाएगा तो किसी भी पार्ट को इग्नोर करके लिया जाएगा। जो लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है, दिख रहा है? कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इज टेकन इग्नोरिंग एनी पार्ट देयर ऑफ। इग्नोरिंग एनी पार्ट देयर ऑफ का मतलब जैसे 28 साल 11 महीना काम करके रिटायर हुआ, 28 साल 11 महीना काम करके रिटायर हुआ तो हम लोग 11 महीना पूरा इग्नोर कर देंगे। ग्रेचुटी वाले में क्या था? एक 6 महीना वाला एरिया था, है ना? एक में था कि 6 महीना से ज्यादा होगा तो ऐड कर लेंगे, एक में था कि कोई भी पार्ट होगा तो इग्नोर कर देंगे। यहाँ पर 2 पार्ट नहीं है, सिंपल एक पार्ट है कि अगर कोई भी एक्स्ट्रा एरिया है कंप्लीटेड ईयर में तो आपको टोटली क्या करना है? इग्नोर। 28 साल 3 महीना है, 3 महीना इग्नोर कर दो। 28 साल 9 महीना है, 9 महीना इग्नोर। 28 साल 11 महीना है, 11 महीना भी इग्नोर कर दो। आपको कंप्लीट लेना है 28 साल। क्लियर है? तो लीव सैलरी वाला पूरा एरिया देख लीजिए, सिंपल सा एरिया है, 4 पॉइंट्स है। सर्विस पीरियड में ले लेगा सभी के लिए, फुल्ली टैक्सेबल। सर्विस के बाद अगर पाया तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जेम्प्टेड। अदर एम्प्लॉय के लिए 4 पॉइंट है, चारों में जो मिनिमम होगा उसका छूट मिलेगा और उससे जितना ज्यादा होगा वो हमारा टैक्सेबल होगा। और 4 पॉइंट क्या क्या है? एक्चुअल रिसीव दिया रहेगा सम्स में, स्टेटूटरी अमाउंट 3 लाख आपको याद रखना पड़ेगा। 10 into एवरेज सैलरी लेंगे, एवरेज सैलरी निकालने का तरीका आपको बता दिए। और डी नंबर में लेंगे 1 into कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस माइनस लीव एक्चुअली टेकन इन टर्म्स ऑफ मंथ और इनटू करेंगे एवरेज सैलरी पर मंथ। ये कैलकुलेशन करके आपको
चौथा फिगर मिल जाएगा। क्लियर है? 1 मिनट आप लोग फिर से देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, हम एक बार रिपीट कर देंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रोविजन में मूव करेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट है।